बीतते चले जाते हैं। सुनीता कभी भी गौरी को समय पर खाना नहीं देती और घर आने पर उसका बेटा उससे बात तक नहीं करता, सीधे अपने कमरे में चला जाता। दोनों बहुएं और दोनों बेटे अब आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। ये सब देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन गौरी सुनीता से कहती है, सुनीता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। माँ जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं और बंटवारे के समय आपके इलाज के खर्च का तो कोई बंटवारा ही नहीं हुआ था। फिर हम क्यों पैसे दें? आपको तो पता है कि हम जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे हैं। फिर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएं? 2 दिन रुक जाओ, फिर जब अपने बड़े बेटे के पास जाओगी तब इलाज करवा लेना। गौरी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। कभी उसे खाना मिलता तो कभी नहीं। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। फिर गौरी अपने बड़े बेटे राजा के पास जाकर रहने लगी। वहाँ उसने राजा से कहा, बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है माँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। गौरी को यह सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह एक कोने में जाकर चुपचाप रोने लगती है। फिर हिम्मत जुटाकर वह बाहर चली जाती है और किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। अरे गौरी काकी, कैसी हो आप? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। आजकल बाहर निकलना बंद कर दिया आपने। बेटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अच्छा काकी, सुना है तुम्हारे घर का बंटवारा हो चुका है। ऐसा क्या हो गया कि बात बंटवारे तक पहुंच गई? क्या बताऊं बेटा, शायद मेरे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी। बेटा, मेरी एक मदद करोगी? हाँ काकी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा, मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी। अभी वह घर पर नहीं है, नहीं तो वह मुझे पैसे मांगने भी नहीं देता। अभी के लिए मदद कर दो बेटी। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं अभी पैसे लाती हूँ। फिर वह औरत गौरी को पैसे दे देती है और गौरी अस्पताल चली जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है और उसके पास केवल 7 दिन का समय बचा है। यह सुनकर गौरी पूरी तरह से टूट जाती है। इधर रीमा राजा से कहती है, सुनिए जी, आप अपनी माँ का कुछ कीजिए। आपको पता है, वह मुझसे पैसे मांग रही थी। कह रही थी कि बहुत दिनों से तबीयत खराब है और इलाज करवाना है। मैंने तो साफ कह दिया कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। ये सब नाटक नहीं चलने वाला। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो कल को उनको कुछ हो गया तो लोग यही बोलेंगे ना, बड़े बेटे के पास रह रही थी और उसने इलाज तक नहीं करवाया। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो। लोग तो मुझे ही ताना मारेंगे क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ। मनीष को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। रीमा, मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। भैया, मुझे आपसे माँ के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मनीष, क्या बात है? भैया, माँ की वजह से सुनीता बहुत परेशान होती है और रोज मुझसे झगड़ा करती है। हाँ मनीष, मेरे घर का भी वही हाल है। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे न आपके घर में लड़ाई होगी और न मेरे घर में। हम सुकून से रह सकते हैं। हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वैसे भी उनकी उम्र हो चली है। अपने अंतिम समय में वो अपने उम्र के लोगों के साथ रहेंगी तो शायद खुश भी रहें। और अकेली माँ ही थोड़ी वृद्धाश्रम जा रही है। उनकी उम्र के कई लोग वहां रह रहे हैं ना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष। वैसे तो मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं और सिर्फ इसी बात के लिए मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूं। नहीं तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात के लिए हम दोनों की मंजूरी जरूरी है, तभी यह काम सफल हो पाएगा। अच्छा ठीक है, हम शाम को ही माँ से बात करेंगे। अभी शायद वह कहीं बाहर गई हैं, आने दो उन्हें। उनसे कह देंगे कि वे कल वृद्धाश्रम चली जाएं, नहीं तो उनकी वजह से हमारे दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमें अपनी अपनी पत्नी को खुश रखना है तो उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। गौरी सारी बातें सुन लेती है। उसके दिल पर बहुत चोट लगती है। वह अकेले में जाकर बहुत रोती है। मैं तो सोच रही थी
डॉक्टर ने जो कहा है वह बता दूंगी तो मेरे बेटे मेरे पास दौड़ कर आएंगे, मेरा अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज करवाएंगे, कुछ भी करके मुझे बचा लेंगे। लेकिन अब पता चला कि मेरे बेटे मेरे बारे में असल में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अच्छा हुआ 7 दिन बाद मेरे नसीब में मौत लिखी है। अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मेरे जीने की चाह अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी मेरी वजह से इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मेरा मरना ही ठीक होगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और फिर गौरी दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे कहती है, बेटे, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ, क्या बात है? और हमें भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले बेटा मेरी बात तो सुन लो, शायद उसके बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरी कई सहेलियाँ हैं और अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैं वहीं जाकर रहना चाहती हूँ। दोनों भाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और गौरी से कहते हैं, वह तो ठीक है माँ, लेकिन हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? हमें तो आपकी आदत सी हो गई है, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन अब जब खुद आपकी ही इच्छा हमारे साथ न रहने की है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा वृद्धाश्रम जाकर रहने की है, तो मैं कल ही आपको वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। वाह, क्या बेटे हैं मेरे। कुछ देर पहले ही मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे और अब मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। बेटा, मैं वृद्धाश्रम तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। पहले वो पूरी हो जाए, फिर मैं चली जाऊंगी। माँ, आपकी क्या इच्छा है? बोलिए, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। मैं ठीक 7 दिन बाद वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें बंटवारा भूल जाना होगा और पहले की तरह मिलजुल कर रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि इन 7 दिनों में हमारा घर खुशी से भरा रहे। तुम दोनों भाई आपस में प्यार से रहो, एक दूसरे का सहारा बनो। दोनों बहुएं भी बहनों की तरह रहे। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है कि इस परिवार का बंटवारा न हो और तुम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बनकर रहो। दोनों भाई मान जाते हैं और गौरी से कहते हैं, अच्छा, ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम दोनों बंटवारा भूल जाते हैं। क्यों मनीष, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ भैया, अगर माँ की यही इच्छा है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। गौरी सोचती है, जब बंटवारा हो रहा था तब मैंने इनको कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे घर से निकालने के लिए ये दोनों बंटवारा भूलने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी से यह बातें कहते हैं। वे भी बहुत खुश हो जाती हैं और सारी बातें भूलकर एक होने के लिए तैयार हो जाती हैं। 7 दिन तक दोनों बेटे गौरी से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। गौरी के पास बैठते हैं, उसे समय देते हैं। गौरी को समय पर खाना मिलता है और उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। दोनों बहुएं भी दिखावे के लिए आपस में बहनों की तरह रहने लगती हैं। 7 दिन बीत जाते हैं। उसी दिन सुबह मनीष राजा से कहता है, भैया, आखिरकार 7 दिन बीत ही गए। अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा और हमें यह नाटक नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी इन 7 दिनों का ही इंतजार कर रहा था कि कब 7 दिन बीतें और कब यह नाटक खत्म हो। आखिर वह दिन आ ही गया। मैं अभी जाकर माँ से तैयार होने को कहता हूँ। आप तब तक उनका सामान बांध दो। जैसे ही मनीष जमुना के कमरे में जाता है तो जमुना मृत पड़ी होती है। मनीष उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। सबको पता चल जाता है कि जमुना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर पूरे परिवार को गहरा धक्का लगता है। जमुना के पास एक चिट्ठी पड़ी होती है। जब उसे पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि जमुना को बहुत गंभीर बीमारी थी और उसके पास केवल 7 दिन का ही समय था। ये जानकर दोनों भाइयों को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है।